हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम आपके लिए एक से बढ़कर एक टॉप एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं हर सेक्शन की। जीएस के सारे ही सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद आपके लिए लेकर आ रहा हूं हिस्ट्री और पॉलिटी के एमसीक्यूज, राइट। जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे चैप्टर्स को पूरे सीक्वेंस में पूरे इन डेप्थ कवर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी आपसे स्किप ना होने पाए और कभी आपको ये कमी ना महसूस हो कि पढ़ तो लिया लेकिन अब प्रैक्टिस कहां से करें, राइट। क्योंकि इवेंचुअली आपको सब कुछ पढ़ने के बाद तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चंस की कमी ना हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज को चलाने के पीछे, राइट। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, राइट। और इसी सीक्वेंस में आज मैं लेकर आपके लिए आया हूं इंडियन हिस्ट्री का जो इस समय हमारा चल रहा है, वो चल रहा है गांधीयन फेज, राइट। इसके 3 वीडियोस पहले से आ चुके हैं और चौथा पार्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, गांधीयन फेज पार्ट 4, राइट। इसमें ये गांधीयन फेज हम ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। आपको पता ही होगा कि ये गांधीयन फेज 1919 से लेकर के 1947 तक, मतलब ये ऑलमोस्ट 27-28 इयर्स की जो भी हैपनिंग्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में हुआ, वो सब गांधीयन फेज में हमें कवर करना होता है, राइट। और ये फेज बहुत बड़ा है। सबसे इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर सबसे अधिक क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो इसी टॉपिक से आते हैं, राइट। तो इसमें 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एक सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं। 3 पार्ट हम इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसका ही 4th पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज बेसिकली जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। तो गांधीयन फेज तो एक अम्ब्रेला टर्म हो गया कि 1919 से लेकर 1947 तक क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब गांधीयन फेज में आता है, राइट। बट उसमें हर पार्ट में हम कोई ना कोई टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी स्किप ना होने पाए, और आपको जैसे आपको खिलाफत पढ़ना हो तो आप ये वाला वीडियोस देख सकते हैं, राइट। यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो इसमें हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कवर करेंगे। लास्ट पार्ट में जैसे हमने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर को कवर किया था, तो इस तरीके से एक पूरे सीक्वेंस में हम लेके चल रहे हैं, राइट। और उसी सीक्वेंस में आज हम करेंगे खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। किसने शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट को। वेरी इजी क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। शुरुआत ही आपकी एक इजी क्वेश्चन से हो रही है, ठीक है। चूज द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। किसने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। अब इस टॉपिक से इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। देखते हैं। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह एंड अबुल कलाम आजाद। और यहाँ पे 4 कोड है और उसमें से हमको जस्ट अ मिनट, इसमें से हमें सही आंसर चूज करना है, ओके। सो देखो, खिलाफत मूवमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 में, राइट। और लगभग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही उसके पैरेलली 1922 तक ये चला, राइट। किस इशू पे शुरू हुआ था। देखो, 1918 से, सॉरी, 1914 से लेके
1918 तक, ये जो पीरियड है इसे किस लिए याद किया जाता है? फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर के अगेंस्ट टर्की, मतलब ब्रिटेन के अगेंस्ट टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, राइट। और इसका खिलाफत मूवमेंट से क्या संबंध है? इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये टर्म क्या है, खिलाफत। इसका आंसर तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं सारी डिटेल आपको एक साथ ही बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा करता हूं, ठीक है, कि जिस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, कहने को तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक तरीके से आपको उसका एक ग्लिम्स, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूं, राइट। ये खिलाफत, ये मूवमेंट था क्या, और इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? देखो, एक होता है खिलाफ, मतलब अगेंस्ट, आई एम नॉट विद यू, आई एम अपोजिंग यू, अगेंस्ट, ये वो खिलाफत नहीं है, राइट। यहां खिलाफत का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें जो इस्लामिक सिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस्लाम के फाउंडर थे मोहम्मद साहब, राइट। और उनके डेथ के बाद, मोहम्मद साहब के डेथ के बाद, जो सबसे बड़ा रिलीजियस हेड इस्लाम का था, उसे बोला गया खलीफा और कैलिफ, राइट। उसे बोला गया कैलिफ, जिसे हम यहाँ पे खलीफा बोलते हैं, ठीक है। तो इस्लाम को रेगुलेट करने की, उसको लीड करने की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर आ गई? कैलिफ के ऊपर। ओके, अब ये पोस्ट, मोहम्मद साहब 632 में मरे और तब से लेके ये पोस्ट अभी तक चली जा रही थी, ठीक है। मतलब ये पोस्ट तब से चलती, कभी कोई खलीफा होता था, कभी कोई खलीफा होता था। बाद में ये पोस्ट जो है वो परमानेंटली टर्की शिफ्ट हो गई, राइट। और जो टर्की का सुल्तान था उसे खलीफा माने जाना लगा, मतलब जो भी टर्की का सुल्तान होगा बाय डिफॉल्ट वो खलीफा माना जाएगा, राइट। तो बहुत लंबे समय तक ये जो पोस्ट है कैलिफ की, ये टर्की में, ये टर्की के परमानेंटली ये टर्की शिफ्ट हो गई और माना गया कि जो टर्की का जो सुल्तान होगा वो खलीफा माना जाएगा। ये जो कैलिफ की पोस्ट होती थी, ये केवल रिलीजियस हेड नहीं होते थे, ये रिलीजियस हेड भी होते थे और पॉलिटिकल हेड भी होते थे। कहने का मतलब दे आर नॉट लाइक धर्म गुरुज, मतलब ये प्योर रिलीजन ही नहीं, ये पॉलिटिक्स में भी डील करते थे। अब जैसे टर्की का जो सुल्तान है, तो सुल्तान है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होगा, ही वाज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स, राइट। तो सुल्तान है तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, बट वो रिलीजियस हेड भी होता था क्योंकि खलीफा भी है। अब ऐसा नहीं है कि खलीफा में ये एक्चुअली हुआ क्या, ये जो पोस्ट है ये मोहम्मद साहब की डेथ के बाद से अभी तक कोई ना कोई खलीफा होता था, ठीक है, इस्लाम में। और जैसा कि मैंने बताया कि काफी समय तक जो टर्की का सुल्तान है उसे ही खलीफा माना गया इन द लास्ट फेज। बट 1924 में क्या हुआ, अब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉट इन 1924, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट ब्रिटिश डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो, चूंकि खलीफा ने जर्मनी का साथ दिया था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो व्हाट डिड इट, टू टीच अ लेसन टू द खलीफा और द सुल्तान ऑफ टर्की, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश्ड दिस पोस्ट ऑफ कैलिफ। उन्होंने खलीफा के पोस्ट को अबॉलिश कर दिया। उनके मन में क्या था कि अगर टर्की में डेमोक्रेसी रही होती, खलीफ का शासन नहीं रहा होता, तो वो इस तरीके से जर्मनी का साथ नहीं देता, राइट। तो मतलब इस पोस्ट को ही खत्म करो, ओके। और उन्होंने खलीफा के पोस्ट को खत्म कर दिया। जबकि, और देखो, अब ऐसा नहीं है कि खलीफा में बहुत ज्यादा मुस्लिमों की आस्था थी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि यहां तक आते आते खलीफा की पोस्ट की वो प्रेस्टीज नहीं रह गई थी जो पहले कभी हुआ करती थी। बट स्टिल, इतनी भी उसकी प्रेस्टीज ना रही हो, बट फिर भी वो एक इस्लामिक हेड था और ये पोस्ट सदियों से चली आ रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो था ही, राइट। और जब इस पोस्ट को ब्रिटेन ने खत्म किया तो इसका विरोध लगभग बहुत से देशों के मुसलमानों ने किया, बट इसका सीधा सीधा असर इंडिया में देखा गया, राइट। और इंडिया के जो मुस्लिम्स थे
उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कैलिफ के पोस्ट को इंग्लैंड जो है वो खत्म कर रहा है। जबकि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय भी आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कैलिफ के पोस्ट को इंग्लैंड खत्म कर दे, लेकिन उस समय इंग्लैंड ने गारंटी दी थी इंडियन मुस्लिम्स को टू सिक्योर देयर सपोर्ट फॉर द वॉर कि कैलिफ के पोस्ट को कुछ भी नहीं की जाएगी। बट जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, रिजल्ट्स इंग्लैंड के फेवर में आए, तो उन्होंने कैलिफ के पोस्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, राइट। और इसी के विरोध में इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया जिसे बोला गया खिलाफत मूवमेंट। ये जो खिलाफत वर्ड है ये अगेंस्ट वाला खिलाफत नहीं है। ये खिलाफत वर्ड कहां से आया? फ्रॉम द पोस्ट ऑफ खलीफा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेस्टोर द पोस्ट ऑफ खलीफा। मतलब जो खिलाफत की पोस्ट, खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दी गई है, वापस से उसे रेस्टोर किया जाए, राइट। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, राइट। मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में। हालांकि ये मूवमेंट, मैं इसे कंक्लूड भी कर देता हूं, ये मूवमेंट बाद में इसका रेलेवेंस वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि 1924 में टर्की में जो पावर में आया, जो वहां के बहुत पॉपुलर लीडर थे, मुस्तफा कमाल पाशा, राइट। और कमाल पाशा, उन्होंने खुद ही, जैसे ही वो पावर में आया टर्की में, उन्होंने खुद ही इस पोस्ट को खत्म कर दिया। ही हिमसेल्फ अबॉलिश द पोस्ट ऑफ खलीफा, राइट। और जिस तरह का उनको ग्रैंड सपोर्ट मिला टर्की में, तो उससे साबित हो गया कि खलीफा खुद अपने देश में भी बहुत पॉपुलर नहीं था, राइट। तो इससे इस मूवमेंट का रेलेवेंस वैसे ही खत्म हो गया, और ये मूवमेंट तो उससे पहले ही खत्म हो गया था, राइट। तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट दिस मूवमेंट। मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया इसके बारे में, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। किसने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था? इनमें से किसने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था? देखते हैं। शौकत अली, यस। मोहम्मद अली, यस। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे वर टू ब्रदर्स। इन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो एक्चुअल में तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। शरीयतुल्लाह, नो। हाजी शरीयतुल्लाह, इनका नाम फैराजी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप सोशल रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक मूवमेंट आता है फैराजी मूवमेंट, राइट, जिसको, उसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है हाजी शरीयतुल्लाह का, राइट। देन अबुल कलाम आजाद, यस, ये भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, मतलब इन्होंने भी शुरू किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। यस, बी इज द राइट ऑप्शन, 1, 2 एंड 4। ओके, हियर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो किसने शुरू किया था? ये दोनों नाम तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है। दे वर द मेन लीडर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। उसके बाद कुछ और भी लोग थे, अबुल कलाम आजाद, हशरत मोहानी, राइट। ये सारे लोग भी, हकीम अजमल खां, ये सारे लोग भी इसमें जुड़े हुए थे, ओके। सो दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने सब कुछ इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस कर दिया, तो चाहे आपने इस टॉपिक को रिवाइज ना भी किया हो, बट अब जब आप इस क्वेश्चंस को मेरे साथ करेंगे तो आपको मतलब यू विल फील अटैच्ड टू दिस टॉपिक। मतलब आपको मैंने सब कुछ बता दिया, तो अब आपको समझ में आएगा, राइट। वैसे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि जब भी आप इस सेशन में आए तो फिर उस टॉपिक को पहले से प्रिपेयर करके ही करें, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले, राइट। जैसे आपने खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले से रिवाइज कर लिया है, उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप, उसमें आपका रियल टेस्ट हो जाएगा। आपको सही तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर कितनी है, राइट। एनीवेज, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? कौन इसमें खिलाफत मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर था? देखते हैं। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, सबसे प्रोमिनेंट तो यही थे, तो पहला आंसर ही सही। इनसे ज्यादा प्रोमिनेंट तो कोई भी नहीं था, तो पहला आंसर ही सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, इसने खिलाफत मूवमेंट का विरोध किया था, एंड शौकत अली, नो। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी थे। एंड रफी अहमद किदवई, नो, रफी अहमद किदवई नहीं थे, ठीक है। रफी अहमद किदवई एंड शौकत अली। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये दोनों नाम आपको याद रखना है खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड, राइट। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मतलब थर्ड नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है महात्मा गांधी, जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और बाद में उनको ही इस मूवमेंट का लीडर बना दिया गया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स महात्मा गांधी एंड आफ्टर महात्मा गांधी द मूवमेंट एक्चुअली इनिशिएटेड बाय दीस टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, राइट? सो ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the main objective of the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अच्छा, इसमें से दो चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कोई दो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमॉन्ग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, यस, ये भी एक मूवमेंट था, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। देन टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, नो, यहाँ रिफॉर्म की बात नहीं थी। टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत, सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे कोई बात नहीं थी। ठीक है, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत, यस, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही था, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मींस टर्किश एम्पायर, राइट? मिडवल पीरियड में ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था, बहुत बड़ा एम्पायर था। यहां तक आते आते तो ऑटोमन एम्पायर जैसी कोई चीज तो नहीं रह गई थी, टर्की उतना बड़ा कोई पावर नहीं रह गया था, बट स्टिल, राइट, उसे बोलते थे ऑटोमन एम्पायर। ओके, सो ऑटोमन एम्पायर एंड, ऑटोमन का मतलब जब ये वर्ड आया तो आप समझ जाइए टर्की की ही बात हो रही है। ओके, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था। तो यहाँ पे अगर हमें दो पिक करना है तो फर्स्ट एंड फोर्थ, हियर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was elected as president of All India Khilafat Conference in 1919? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। एक बार जब गांधी ने इस मूवमेंट को अपना सपोर्ट दिया, राइट, गांधी सपोर्टेड दिस मूवमेंट। गांधी ने इसको सपोर्ट क्यों दिया? क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये इशू, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भारत को आजाद कराना है, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, इनका इंडिपेंडेंस से मतलब नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने बता दिया आपको, टू रेस्टोर दी पावर ऑफ खलीफा ऑफ द टर्की, राइट? खलीफा जो ये जो पोस्ट अबॉलिश की गई है उसको वापस से रेस्टोर करना। तो इसका नेशनल मूवमेंट से या इंडिया के किसी इशू से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट? बट स्टिल गांधी सपोर्टेड इट। गांधी ने इसको सपोर्ट किया जबकि वो तो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, राइट? बट स्टिल ही सपोर्टेड दिस which was basically belong to the cause of the Muslim society only, Muslim community only, right? But still Gandhi supported it. गांधी ने इसे क्यों सपोर्ट किया? माना जाता है कि to secure the support of Muslim in national movement, particularly the non-cooperation movement which he was going to launch। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने वाले थे और उनको लगा कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के कॉज को सपोर्ट करेंगे तो उनका सपोर्ट हमें मिलेगा, राइट? इन जनरल पूरे नेशनल मूवमेंट में और पर्टिकुलरली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, राइट? एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज ही वांट टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्हें लगा कि अगर मुस्लिम कॉज को हम सपोर्ट करेंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुसलमानों में एकता को बढ़ावा मिलेगा, राइट? तो ये सोच के गांधी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया एंड गांधी वाज अ वेरी टावरिंग लीडर। तो जब उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया तो फिर खिलाफत कमेटी ने क्या बोला? बेसिकली द टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने गांधी को ही इस मूवमेंट का लीडर डिक्लेयर कर दिया, राइट? सो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? महात्मा गांधी, राइट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय ह्यूम, सर सैयद, करजन, गांधी जी। अभी हमने इसको, जस्ट अ मिनट, अभी हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया। सपोर्टेड बाय हुम? गांधी जी, राइट?
So here right answer will be option D. Moving to the next question. Who viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims, which would not appear again within coming 100 years? Right? किसने खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि इस ये एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने की, और ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको आने वाले 100 सालों में नहीं मिलेगी। राइट? ये व्यू किसका था? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्या सोच के सपोर्ट किया था। राइट? द इट्स एन इशू रिलेटेड विद द मुस्लिम कम्युनिटी। राइट? ये मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ इशू था, बट उन्होंने इसको अपना फुल सपोर्ट दिया ये सोच के कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। राइट? मतलब इफ वी सपोर्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, दे विल फील दैट हिंदूज आर सपोर्टिंग आवर कॉज, हमारे कॉज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। राइट? दे आर सपोर्टिंग आवर कॉज। सो गांधी जी ने बात बोला था कि ऐसा मौका हमें 100 सालों में नहीं मिलेगा। राइट? सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। Moving to the next question. Who among the following had denounced the participation of Mahatma Gandhi in Khilafat movement? Okay, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने को, किसने इसका विरोध किया था? Who opposed this? मतलब किसने बोला था कि गांधी जी जो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ करेक्ट मूव बाय द गांधी। ठीक है, ये उनकी एक गलती है। ये किसने बोला था? अगर आप पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है, पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और अगर अलग से आपको आंसर नहीं पता होगा तो गेस करके आप इसे कभी सही टिक नहीं कर सकते। यू विल बी शॉक टू नो दैट दिस व्यू वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उस समय जिन्ना ने क्या बोला था? उस समय तक जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं किया था। राइट? So, in the initial phase of his career, he was known for his secular politics, right? और उस समय जिन्ना ने क्या बोला था कि खिलाफत मूवमेंट इट इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड, दिस इशू इज नॉट रिलेटेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड मोर देन दैट दिस इशू इज नॉट रिलेटेड, दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू। ये इंडिया का इशू भी नहीं है, ये टर्की की बात हो रही है। राइट? तो केवल रिलीजन के बेस पे किसी मूवमेंट को सपोर्ट करना इस तरीके से, ये क्या होगा? इट विल गिव राइज टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम्स। खलीफा की पोस्ट कहां पे है? इंडिया में है? नो, टर्की में है। और उसके लिए विरोध कहां पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। खलीफा वैसे भी बहुत पॉपुलर नहीं रह गया था। राइट? तो जिन्ना ने इस ग्राउंड पे इसका विरोध किया कि गांधी जी गलत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। राइट? ये एक तरीके से उसने बोला कि दिस इज कम्युनल मूवमेंट, ये इसका नेशनल मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गांधी इज अ नेशनल फिगर, उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है, और उन्हें इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बोला था मोहम्मद अली जिन्ना ने। राइट? उसने विरोध किया था इस मूवमेंट का। सो इट इज हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following was the result of खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का क्या परिणाम निकला? रिजल्ट क्या था? हिंदू मुस्लिम क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था इसका वो तो फुलफिल हो नहीं पाया। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेस्टोर दी पोस्ट ऑफ खलीफा, तो वो तो हुआ नहीं। आज तो कोई खलीफा नहीं होता इस्लामिक वर्ल्ड में। राइट? तो ये तो तभी खत्म हो गया। बट कुछ तो इससे हासिल हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट था। क्या हुआ ये देखते हैं। हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन। यस, ये तो हुआ। उस समय काफी एकता देखी गई हिंदू मुसलमानों में, जो गांधी का एम भी था। लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकेम एक्यूट। लैंग्वेज से कोई इसका मतलब ही नहीं था। हिंदू मुस्लिम राइट इंक्रीज, जस्ट अपोजिट, हिंदू वर सप्रेस्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन। राइट? ये लंबे समय तक नहीं चला, बट ऑफ कोर्स उस समय जब तक खिलाफत मूवमेंट का इंपैक्ट रहा ये चीज देखी गई। और यही वजह है कि मुस्लिम्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में
they wholeheartedly support the non-cooperation movement, right? So here right answer will be option A. Moving to the next question. The Congress supported the खिलाफत movement mainly for, कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट क्यों किया था? वही जो गांधी का इशू था, वही कांग्रेस का भी रीजन था, राइट? गांधी कांग्रेस से अलग तो थे नहीं, तो जो मैंने बताया जिस पर्पज से गांधी जी ने सपोर्ट किया था, वही कांग्रेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो देखते हैं, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई 2 सही है, राइट? रीइंस्टेटमेंट ऑफ खलीफा, यस, ये तो मेन रीजन था ही, ये तो मतलब मूवमेंट ही इसीलिए शुरू हुआ था, टू reinstate द पोस्ट ऑफ कैलिफ। सो ये तो है ही। रिमूवल ऑफ कैलिफ, नो, जस्ट अपोजिट। गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम, यस, डेफिनेटली गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम, ये बिल्कुल इसका एम था। मार्जिनलाइजिंग जिन्ना इन द कांग्रेस, नो, ऐसा कोई भी कांग्रेस का एम कभी भी नहीं रहा जिन्ना को कांग्रेस में मार्जिनलाइज करना। जिन्ना ने खुद कांग्रेस छोड़ी थी, कभी उन्हें मार्जिनलाइज नहीं किया गया था, राइट? सो ये एम कभी भी नहीं रहा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 3, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन 1 एंड 3, हियर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया। ओके, बोथ द मूवमेंट, मतलब पैरेलली दोनों ही मूवमेंट चल रहे थे, खिलाफत भी और नॉन कॉपरेशन में भी, ठीक है? दोनों मूवमेंट चल रहे थे। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली एंड सपोर्टेड बाय गांधी, बाद में गांधी को ही इस मूवमेंट का लीडर बना दिया गया था। एंड पैरेलली उसके उसके कुछ ही समय बाद गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, राइट? तो दोनों मूवमेंट पैरेलली चल रहे थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम क्या था? टू अचीव स्वराज, राइट? ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम था, स्टार्टेड बाय गांधी एंड कांग्रेस ऑफ कोर्स, राइट? सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 18, 19, 20, 21। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1920। खिलाफत मूवमेंट भी 1920 में शुरू हुआ, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम भी 1920 में शुरू हुआ, राइट? तो ये आपको याद रखना है। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following was not a cause for starting the non-cooperation movement? इसमें से कौन सा एक नॉट, नहीं बताना है ना, नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम शुरू करने के पीछे इनमें से कौन सा कॉज नहीं था? क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, ये तो उस समय मैटर तो था। सॉल्ट लॉ, ये नहीं था, ये तो डेफिनेटली नहीं था। सॉल्ट लॉ की बात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय देखने को मिलती है। सॉल्ट लॉ ये कॉज था टू स्टार्ट टू लॉन्च सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट? तो ये नहीं था। अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो ये नहीं था। एट्रोसिटीज इन पंजाब, डेफिनेटली ये रीजन था। जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, तो ये तो रीजन था ही। रॉलेट एक्ट, यस, ये भी उस समय इशू चल रहा था, ये भी रीजन था। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट? सॉल्ट लॉ, ये तो बिल्कुल ही नहीं था, राइट? सो हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एनसीएम शुरू करने के पीछे ये तीनों ही रीजन थे, बी नहीं था। सॉल्ट लॉ ये सीडीएम का रीजन है, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? ओके, एक साल में आपको स्वराज दिला देंगे, ये गांधी ने कब ये प्रॉमिस किया था लोगों से कि एक साल के, मतलब जो मैं कह रहा हूं उस चीज को आप फॉलो करिए, जो भी प्रोग्राम है इस मूवमेंट का आप उसे फॉलो करिए, एक साल के अंदर आपको स्वराज मिल जाएगा, राइट? ये किसने बोला था? किस मूवमेंट में गांधी जी ने बात बोली थी? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इट्स वेरी फेमस, बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय गांधी जी ने कहा था कि जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं उसको आप फॉलो करिए, एक साल के अंदर अंदर आपको स्वराज मिल जाएगा, राइट? और क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज थी? एक तो मूवमेंट के नेम से ही क्लियर है, नॉन कॉपरेशन,
मतलब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। क्या मतलब किस फॉर्म में कोऑपरेट नहीं करना है, नहीं कोऑपरेट करना है तो क्या करना है, कैसे कोऑपरेट नहीं करना है, तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया था, अपनी पॉलिसी रखी थी कि अपने बच्चों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनसे आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको बायकॉट करना है। उन्होंने वकीलों से ये रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब हम अपना लीगल सिस्टम, अपने मुद्दे हम अपने तरीके से खुद ही सुलझा लेंगे। तो बायकॉट ऑफ द गवर्नमेंट कोर्ट ये भी था। सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्या एलिमेंट था, विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब सबसे अधिक सफलता तो इसी को मिली कि फॉरेन क्लोथ्स आप उसको, उन्होंने इनफैक्ट फॉरेन क्लोथ्स को जलाना शुरू किया। तो अपने अपने खुद घर घर में चरखा लगाइए, अपने कपड़े खुद बनाइए, अपने कपड़े खुद पहनिए, ठीक है। स्वदेशी, टू प्रमोट द स्वदेशी। इस तरीके से उन्होंने जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई, जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। ये अगर आप फॉलो करिए तो 1 साल के अंदर आ जाती, ठीक है। 1 साल के अंदर स्वराज, नॉट इंडिपेंडेंस, स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, राइट। तो ये जो है गांधी ने कब बोला था, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। सो हियर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With the failure of 1919 reforms to meet the aspirations of the Indians, the Indian National Congress sought Swaraj or self-government under the leadership of, भाई 1919 का एक्ट, उससे कांग्रेस को निराशा हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, कांग्रेस ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया, ठीक है, कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लॉ, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या डिमांड की, कांग्रेस की डिमांड क्या थी, हमें चाहिए स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, राइट। हमें स्वराज चाहिए, इससे कम किसी बात से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में स्वराज मिला, नो, ठीक है, नहीं मिला, राइट। तो उन्होंने उस एक्ट को रिजेक्ट किया और was the Swaraj with the objective of achieving Swaraj, they launch which movement, non-cooperation movement, right, under the leadership of Mahatma Gandhi, ठीक है। तो the Indian National Congress sought Swaraj and self-government under the leadership of Mahatma Gandhi, right। ये बेसिकली बात हो रही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जिसे डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है। बट अगर थोड़ा सा भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा सीरीज में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद पूछा है कि किसके लीडरशिप में स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो किसके लीडरशिप में स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, तो ऑफ कोर्स उसके बाद एनसीएम लॉन्च हुआ, ठीक है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट अगर आपने पढ़ा है तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, राइट। तो इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी हैं वो मैं लेके आता हूं, ताकि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बने, और उससे बड़ी बात आपको एक आइडिया बने कि चीजों को डायरेक्ट, हमेशा क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट किया जाता है। हमेशा क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल रहे ये जरूरी नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इनफैक्ट अब तो ऐसे क्वेश्चंस ही ज्यादा आने लगे हैं, ओके। सो दिस हियर राइट आंसर इज महात्मा गांधी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct about non-cooperation movement? Okay, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वाज फ्रॉम 1920 टू 1922, वेरी ट्रू, सही है ये। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वाज इट्स मोटो, बिल्कुल सही। इट कॉम्प्रोमाइज्ड
the programs of the boycott compromise comprised मैंने it comprised uh, it comprised the programs of the boycott। बिल्कुल बाइकॉट ही इसमें करना था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या इसका इनकी क्या प्रोग्राम था। सो ये सही है। एम ए जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट, मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। जिन्ना ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने लगभग इसी समय कांग्रेस छोड़ी थी, व्हेन गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। इसी समय जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया था, ठीक है। तो he never supported the non-cooperation movement, okay। So here right answer will be option D, okay। D will be the right answer। Moving to the next question, just a minute। Consider the following statement, the non-cooperation movement led to the। चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, या कौन कौन सा सही है, ओके। लेट्स सी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट क्या है कि कांग्रेस घर घर में पहुंच गई, गांव गांव में पहुंच गई। कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ बिग पार्टी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के बारे में लोग जान नहीं रहे थे, बट उसकी रीच पूरे इंडिया में हो गई, राइट। तो कांग्रेस मतलब इसमें एक प्रोग्राम ये भी शुरू किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पैरेलली कि आप 25 पैसे देके आप कांग्रेस की मेंबरशिप लीजिए। इस प्रोग्राम को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, राइट। सो यस डेफिनेटली कांग्रेस मतलब इस मूवमेंट के बाद से तो इंडिया मतलब कांग्रेस, एंड कांग्रेस मींस इंडिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। कांग्रेस का रीच बहुत ज्यादा बढ़ गया आफ्टर द सक्सेस। मतलब सक्सेस तो क्या ही हुआ, ऑब्जेक्टिव तो अचीव हुआ नहीं, बट हमेशा सक्सेस को इस बात से नहीं उसको इस यार्ड स्टिक पे हम नहीं बार बार चेक कर सकते कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, राइट। ओवरऑल मूवमेंट का क्या हासिल रहा, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये सक्सेस ही था, राइट। उस समय इट वाज द फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। सो दिस यस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यस ये भी देखा गया। अभी हमने डिस्कस किया कि खिलाफत मूवमेंट भी पैरेलली चल रहा था और कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी और मुसलमानों का सपोर्ट कांग्रेस को, मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिल रहा था। तो ये डेफिनेटली ये देखा गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देन removal of fear of the British might come from the minds of the people, yes। ये भी है, लोगों के मन से डर निकल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट, जो ब्रिटिश पावर है उसका जो फियर है वो लोगों के दिमाग से निकल गया, डेफिनेटली ये भी सही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू द इंडियन, ये तो कभी था ही नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं था। सो यहाँ पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, ये ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ये तो पहली बार में ही देखते ही लग रहा है कि गलत है, ठीक है। सो हियर स्टेटमेंट नंबर 4 इज नॉट करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the title given by the British government to the Mahatma Gandhi, which he surrendered during the non-cooperation movement, was okay। महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा टाइटल दिया था जिसे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान सरेंडर कर दिया, यस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक प्रोग्राम ये भी था कि जिसको जिसको भी कोई टाइटल या कोई अवार्ड
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है वो उसे सरेंडर कर दे, वापस कर दे, राइट। तो एक प्लान, मतलब एक इसका प्रोग्राम ये भी था और इसे भी सफलता मिली, राइट। बहुत से लोगों ने किया। खुद महात्मा गांधी ने कौन सी टाइटल इनको मिली थी, ठीक है, जिसे इन्होंने सरेंडर कर दिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया? कैसरे हिंद, ठीक है, कैसरे हिंद। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्यों टाइटल दी, ये तो उसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इनफैक्ट ये टाइटल इनको इंडिया में नहीं मिली थी जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ये टाइटल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को दी थी, ठीक है। जो ब्रिटिश सैनिक जो घायल थे उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा सेवा की थी, मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ कोर्स, ठीक है, कि मतलब घायल तो घायल होता है। तो उस समय उन्होंने जो ब्रिटिश घायल सैनिक होते थे, साउथ अफ्रीका वाज द वन ऑफ द फ्रंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोअर वॉर वहां पे चल रहा था, एंड ही मतलब एक तरीके से उन्होंने नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करी थी, ठीक है, मतलब दिन रात उन्होंने घायलों की सेवा की थी, जिससे इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसरे हिंद की ये टाइटल दी थी, ये उपाधि दी थी, राइट। तो इससे आपको ये मत समझ, ये नहीं समझना है कि ही वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही वाज नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, he was just serving the injured, right, on the ground of humanity, okay। So ये है, तो ये टाइटल इनको मिली हुई थी, इसको इन्होंने वापस कर दिया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके। तो हियर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following gave up his legal practice during the non-cooperation movement? किसने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान? मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी ने अपील की थी वकीलों से कि अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें, मतलब टू बायकॉट द ब्रिटिश कोर्ट्स, राइट। हर चीज का बायकॉट करना है तो ब्रिटिश कोर्ट्स का भी बायकॉट करना है, राइट। और किसने उनकी इस अपील पे अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी? उस समय इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी लीडिंग लॉयर थे जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, सारे नहीं बट दोज हु वर नेशनलिस्ट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, राइट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते थे, ऑलमोस्ट ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी ऑन द अपील ऑफ गांधी जी, लाइक मदन सॉरी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, सी आर दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दे वर द लीडिंग लॉयर्स ऑफ देयर टाइम, और इन सब ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी हमेशा के लिए, राइट। तो ये फुल टाइमर पॉलिटिशियन बने आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी इस मूवमेंट की एक अचीवमेंट है, राइट। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चूज करना है, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू। महात्मा गांधी पहले प्रैक्टिस छोड़ चुके थे, सो हियर राइट आंसर विल बी चित्तरंजन दास, सी आर दास। इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ही वाज द लीडिंग लॉयर ऑफ हिज टाइम, राइट, लीडिंग लॉयर ऑफ द नेशन ऑफ हिज टाइम। इनको और क्या बोला जाता है? इनको हम देश बंधु बोलते हैं। इनको क्या टाइटल दी गई? सी आर दास को देश बंधु चित्तरंजन दास, राइट। अगर एग्जाम में आपसे आए कि देश बंधु किसे बोला जाता है? सी आर दास। और इनके बारे में क्या स्पेशल है? he was he he was considered, he is considered as पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इनको सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। इनफैक्ट माना जाता है कि वही उनको सुभाष चंद्र बोस को पॉलिटिक्स में लेकर आए थे, सी आर दास, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। जितने नाम मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे तो सी आर दास का नाम है, बट जितने भी नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, अगर इनमें से कोई भी आए तो मतलब वो भी इसका आंसर होगा। इन सारे ही लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, राइट, इंक्लूडिंग सी आर दास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following supported non-cooperation movement but could not see its result? Okay, मैं समझ गया कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है? किसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट तो किया था,
ठीक है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने की बात हुई तो उन्होंने सपोर्ट किया इसे, बट वो इसका रिजल्ट नहीं देख पाए बिकॉज ऑफ हिज सडन डिमाइस, अपने डेथ की वजह से। कौन ऐसा लीडर था? इस आंसर इज ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। जब गांधी ने इस मूवमेंट को प्रपोज किया था तो तिलक ने इसको सपोर्ट किया था, राइट? ही सपोर्टेड, होल हार्टेडली सपोर्टेड दिस मूवमेंट, बट ऑन 1 अगस्त 1920, जिस दिन ये मूवमेंट लॉन्च होना था उसी दिन तिलक की डेथ हो गई थी, राइट? तो इस मूवमेंट का रिजल्ट वो नहीं देख पाए बट सपोर्ट किया था, राइट? सो हियर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी halted द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। जस्ट अ मिनट। किस मूवमेंट की वजह से महात्मा गांधी को ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम को रोकना पड़ा था? ठीक है, या रोकना क्या, एक तरीके से इन्होंने मूवमेंट को एंड डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये मूवमेंट, अब ही सैक द मूवमेंट, मूवमेंट को वापस ले लिया। कौन सा वो इंसिडेंट था? काकोरी केस, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग मैसेकर, मुजफ्फरपुर केस? इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चौरी चौरा केस, राइट? चौरी चौरा, इट्स अ प्लेस इन यूपी, ठीक है, इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, राइट? इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, गोरखपुर में चौरी चौरा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने गुस्से में आके, चौरी चौरा एक गांव है, ठीक है, मतलब अब तो ये थोड़ा सा, उस समय तो एक छोटा सा गांव था, राइट? अब तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। तो छोटा सा गांव था, तो गांव में छोटे छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं, तो एक पुलिस स्टेशन था जिसमें 22-23 पुलिस वाले थे, ठीक है, 22-23 पुलिसमैन। एंड द एजिटेटेड क्राउड, व्हाट डिड इट, दे घेर आउट द पुलिस स्टेशन को घेर लिया, एंड दे बर्न इट, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, राइट? जिसमें जल के 22 पुलिस वाले मारे गए, और गांधी ने इमीडिएटली इस मूवमेंट को वापस ले लिया, राइट? तो चौरी चौरा, ये घटना हुई थी 5 फेब 1922, 5 1922, 5 फरवरी 1922 को, राइट? ये चौरी चौरा इंसिडेंट, और इसी इंसिडेंट की वजह से गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम को वापस ले लिया था, राइट? तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड गांधी जी कॉल फॉर द बाइकॉट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स? किस मूवमेंट में गांधी जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के बाइकॉट की बात की थी? ठीक है, इट्स आंसर विल बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हर चीज का बाइकआउट करना था, तो ब्रिटिश प्रिंस ही आ रहे हैं तो उनको कैसे वेलकम किया जाएगा, उनका भी बाइकआउट करना है, ठीक है। तो उसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, ही वाज द ब्रिटिश प्रिंस, एंड गांधी अपील्ड द कंट्रीमैन टू बाइकआउट हिज विजिट, राइट? और ये हुआ भी था, राइट? हर जगह प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए गए थे। ओके, सो कब ये हुआ था? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट? आपको याद रखना है, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोपला रिबेलियन इन 1921,
मोपला रिबेलियन इन 1921 was an offshoot of, मोपला रिबेलियन किसका ऑफशूट था, मतलब किस मूवमेंट से निकला हुआ था या किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। ऑफशूट का यही मतलब हुआ। खिलाफत मूवमेंट, म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 लिखा है तो इसका कैसे हो सकता है, यहाँ तो डेट दे दिया 1921, राइट। सो कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही एलिमिनेट कर देना होता है कॉमन सेंस से। तो ये स्वदेशी मूवमेंट ये 1907 में था, तो इससे भी कोई रिलेशन नहीं बनता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनफैक्ट इट वाज एन ऑफ शूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, राइट। कैसे समझते हैं। मोपला कहां पे है, मोपला है मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल, राइट। और ये मूवमेंट था क्या, ये एक पीजेंट मूवमेंट था। मालाबार जो मोपला, मोपला इज अ ट्राइब, राइट। ये मूवमेंट था क्या, बेसिकली जो मालाबार में जो पीजेंट थे, ठीक है, द कल्टिवेटर, दे वर मेनली मुस्लिम्स बट द लैंडलॉर्ड वर हिंदूज, राइट। ये शुरू हुआ था जो हिंदू लैंडलॉर्ड जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, रेंट ज्यादा, मजदूरी कम देना, ठीक है, लो वेजेस, हार्श वर्क कंडीशन, तो उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट शुरू हुआ था, राइट। ये लगभग उसी समय शुरू हुआ जिस समय खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट मतलब खिलाफत मूवमेंट से ये मूवमेंट एक तरीके से इंटरलिंक हो गया था, राइट। जब खिलाफत की मीटिंग होती थी मालाबार एरिया में, तो वहीं पे ये इस मूवमेंट के लोग अपनी भी मीटिंग करते थे, तो इसको सेग्रीगेट करना मुश्किल था कि खिलाफत मूवमेंट कौन सा है, मोपला रिबेलियन कौन सा है, राइट। हालांकि बाद में इस मूवमेंट में थोड़ा सा कम्युनल टिंज भी आ गया था, मतलब लेटर ऑन इट बिकम एंटी हिंदू मुस्लिम, एंटी हिंदू मूवमेंट बाय द मुस्लिम पीजेंट्स, ठीक है। बट बेसिकली जो है ये एक पीजेंट मूवमेंट ही माना जाता है, और बाद में गांधी ने भी इसे सपोर्ट किया था, राइट। बट बाद में इसमें हिंसा हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे सप्रेस किया। ये 1921 के अराउंड हुआ था इन मालाबार रीजन ऑफ केरल, राइट। सो ये जुड़ा हुआ है खिलाफत मूवमेंट से, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का सेशन था, और इसमें जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते थे, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वो सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की। नॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये लोग थोड़ा थोड़ा एक एक पैरे में दो दो चार चार लाइन में पढ़ के निकल जाते हैं, कब शुरू हुआ किसने खत्म। बट आप खुद सोचो, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, राइट। क्या क्या एस्पेक्ट इसमें बन सकते हैं। तो अगर आप ये सारे सेशंस को कवर कर रहे हैं, तो आपका वो मतलब आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही, आपका वो टॉपिक भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। और अगर कोई नया फैक्ट आपको मिलता है, तो आप उसे जहां भी आपका नोट्स है या जहां भी इन टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं, आप उसे भी वहीं पे आप इंक्लूड कर दो, राइट। ताकि क्योंकि बार बार तो आप ये इतने लंबे वीडियोस तो नहीं देख सकते, और एक बार देखने से आपको याद भी नहीं रहेगा। तो अगर कोई नया फैक्ट आपको मिलता है, तो आप उसे अपने नोट्स में आप उसे इंक्लूड करिए, ताकि वो फैक्ट आप बिल्कुल से इम्बाइब कर लें, वो आपका अपना हो जाए, राइट। और एग्जाम में बाय चांस अगर आता है, तो फिर उस समय आपसे गलत ना हो। इनफैक्ट यही हमारा टारगेट भी है इस सीरीज को चलाने के पीछे, राइट। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। अगर आपको इसका फायदा मिल रहा है, देन प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर इट। जो भी आपके कलीग वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, राइट। एंड फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे सीक्वेंस में हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।